हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट कंप्लीट कर लिया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैचुरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। अब नेक्स्ट रोल है हमारा टॉपिक 3.4 में चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे चेंज हुआ? पब्लिक सेक्टर मतलब बच्चों मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। जब भी बात होगी पब्लिक सेक्टर की, जब भी बात किसकी होगी पब्लिक सेक्टर की, तो आप समझ लीजिएगा गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? गवर्नमेंट की बात बोली जा रही है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी पे बेस्ड है कि चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज पढ़ी, अब उसमें पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे चेंज हुआ। इसमें बच्चों पैराग्राफ में यही लिखा गया है, जिस टाइम पे 1947 के अप्रोक्स जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारी जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी मतलब जो हमारे देश में बिजनेसेस थे, कंपनीज थी, उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेकार थी। उनकी सिचुएशन क्या थी? बहुत ज़्यादा बेकार थी। अब हमने उन कंपनीज को या नई कंपनीज को, जो पुरानी कंपनियां प्लस न्यू कंपनियां डेवलप करनी थी, क्योंकि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी हमारे देश की कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना था। जो भी उनकी डिमांड थी वो सब चीज़ प्रोड्यूस करना था। उसके लिए हमारे इंडस्ट्री कंपनीज में किसने बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी। तो वही बोल रहा है कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तो गवर्नमेंट ने किस वे पे काम किया हमारे देश की इकोनॉमी को अपग्रेड, अपलिफ्ट करने में, आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो बच्चे इन शॉर्ट अगर बता दूं तो इतना कुछ खास नहीं कर पाई गवर्नमेंट जितना वो प्लान कर रहे थे। तो हम धीरे धीरे टॉपिक में समझेंगे। तो इन शॉर्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया, 1947 के टाइम में जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन थी बहुत बेकार थी। हमारे देश की जो भी कंपनीज थी, जब हम आज़ाद हुए उनको पहले अपलिफ्ट बढ़ाना था, प्लस नई कंपनीज डेवलप करनी थी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी देश की, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी थी। अब ये सब काम कर सकते थे गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइवेट सेक्टर थे बच्चों, प्राइवेट सेक्टर थे, वो इतना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो डरते थे उस टाइम बिजनेस करने से इंडिया में। तो सारा काम किसने करना था एट दी एंड? गवर्नमेंट ने। और मैंने आपको रिजल्ट भी बता दिया कि गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम नहीं किया। तो बस वही समझना है हमने इसमें, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का रोल कैसे चेंज हुआ, ठीक है ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद। तो सबसे पहले बच्चों पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है बच्चों, जो भी कंपनी है, नई कंपनी बनानी है, नई फैक्ट्रीज लगानी है जगह जगह पे, इसे कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब गवर्नमेंट का फर्स्ट मोटिव ये था कि इंडिपेंडेंस के बाद वो क्या करें? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। थोड़ा समझते हैं, देखिए क्या लिखा है, द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए प्री रिक्वेस्टी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एनी कंट्री। बोल रहा है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, प्री रिक्वेस्टी, पहली प्रायोरिटी है किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ए कंट्री। ठीक है, इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट डेवलप। बोला प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डेवलप नहीं था। देयरफॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस एट ए वेरी स्लो पेस। तो इस कारण जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसकी प्रोग्रेस बहुत धीरे में। और आफ्टर ऑल बच्चों, अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, हमें बस पॉइंट समझना है, समझेंगे तो गवर्नमेंट फेल हो गई थी डेवलपमेंट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो पहला पॉइंट क्या है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या डेवलप करना था? इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट है बच्चों रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस समझते क्या है? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन्स एंड स्टेट्स इन द बैलेंस्ड वे एंड रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज। मतलब ये बोलना चाहता है पॉइंट यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट का काम था, जो हमारा देश तो बहुत बड़ा है, ये सर्कल मानिए हमारा देश है। अब इसमें 30 स्टेट्स हैं, 29-30 स्टेट्स हैं, थोड़ा थोड़ा करके।
ठीक है। अब गवर्नमेंट का काम क्या था, इन सब स्टेट्स को, मान लीजिए ये दिल्ली है, ये यूनियन टेरिटरी है, महाराष्ट्र है, ठीक है, उत्तराखंड है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बहुत से, सबका रीजनल बैलेंस करना था, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, धीरे धीरे सबकी बैलेंस, सबका डेवलपमेंट एक तरीके से करना होगा। बट आपने नोटिस किया होगा शहरों में तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज हमारे अर्बन एरियाज, गांव में नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट का जो रोल था चेंज करने का, रीजनल बैलेंस क्रिएट करने का, वो उसको भी इतने अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर पाई। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, इसको समझते हैं। वेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी सेट अप विथ ह्यूज कैपिटल आउटले। बोलना है इकोनॉमिक ऑफ स्केल मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बच्चों बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल मतलब पैसों की ज़रूरत होती है, कैश की ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको बताया उस टाइम पे हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो भी लोग थे, ना ही उनके पास इतनी कैपिटल थी और ना ही वो बिजनेस इतना ज़्यादा करना चाहते थे उस टाइम पे। तो देश में बड़ी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए किसने ध्यान देना चाहिए था? गवर्नमेंट ने। देखें, द पब्लिक सेक्टर हैड टू सेट अप इन टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो गवर्नमेंट सेक्टर ने इसका एडवांटेज लेना चाहिए था कि एक बड़े से लार्ज इंडस्ट्रीज ओपन करें। कौन कौन से फील्ड में? इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड टेलीफोन इंडस्ट्रीज, यहाँ। ठीक है, तो इन सब चीजों में उन्हें क्या करना था? बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट का रूल और कैसे चेंज हुआ, उन्हें और क्या करना चाहिए था। फोर्थ पॉइंट बोला चेक ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है बच्चों जो पावर होती है बस फ्यू लोग, किसी पर्टिकुलर लोगों के पास ही होती है और लोगों के पास नहीं होती। कॉन्सेंट्रेशन मतलब पावर इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथों में पावर होना। ठीक है, तो इस पॉइंट में मतलब गवर्नमेंट ने क्या ध्यान देना था कि मान लो एक प्राइवेट सेक्टर है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस पर्सन को वो सारी पावर ना मिल जाए कि ये सब कुछ यही प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोड्यूस करना है मार्केट में। अगर ये सब कुछ यही प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो सारी पावर इसी के पास चले जाएगी, हमारे देश का जितना पैसा होगा सब इसी के पास चले जाएगा। तो यही होता है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक वर्ड बना है मोनोपोली, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो खुद ही सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा हो। अगर मोनोपोली होगी तो सारा पैसा इसके पास चले जाएगा। तो इसी का मतलब होता है, जैसे अगर सारा पैसा इसके पास जाएगा तो बच्चों इसके पास पावर आएगी नहीं आएगी? सर आ जाएगी। पावर आ जाएगी तो ये सारे डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेगा। इसीलिए गवर्नमेंट का रूल चेंज हुआ और उसने क्या करना था? चेक करना था ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमी की पावर किसी एक पर्सन के हाथ में ना चली जाए। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट का अगला काम क्या था? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। बच्चों ऐसा था, हम जब आज़ाद हुए थे 1947 में, उससे पहले हमारे जो बेसिक नीड्स होती हैं खाने के लिए, फूडिंग में वीट और राइस, ये भी हम अपने देश में सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। अगर आप 12th में आएंगे इकोनॉमिक्स में तो मैं आपको समझाऊंगा और बेटर तरीके से। जो भी ये वीट और राइस थे, प्री इंडिपेंडेंस से हम पहले इसको भी सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। तब हम यूएसए मतलब अमेरिका से अपने शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, जो भी हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स की कमी होती थी, कौन सी कंट्री से मंगाते थे? यूएसए से। तो ऐसे ही बच्चों जो थे, हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से हमारे देश में सामान लेके आना, ये चीज हम इंपोर्ट करते थे। तो इससे हमारे देश की करेंसी, जो पैसा था, बाहर चले जाता था और बहुत ज्यादा लॉस होता था। तो उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था, मतलब जो हम फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, उसको अपने ही देश में प्रोड्यूस करना, ये सब काम था गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। थोड़ा बहुत बच्चों मुझे लगता है कि अगर ये आपने पढ़ा भी होगा, 1991 बच्चों एक ऐसा साल था जब हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई।
क्या आई, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, जिसे हम जानते हैं L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन, LPG नाम से। कब आई ये, 1991 में। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको जानते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई टूवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। तो तब से क्या चेंज हुए, देखा, हम पढ़ते हैं क्या हुआ। रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियल वाइबल PSUs। इसका मतलब है कि जब ये पॉलिसी आई, इसका मतलब था कि हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज है जिनको पोटेंशियल है अच्छा पैसा कमाने के, उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें, दोबारा से खड़ा करें। क्लोज डाउन PSUs विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड। ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी जो रिवाइव नहीं हो सकती, जो बेनिफिट नहीं दे रही, उन्हें बंद कर दो, ये आया। ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs टू 26% और लोअर इफ नेसेसरी एंड। इस पॉइंट का मतलब बच्चों यहां से समझो, कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, मान लीजिए ये गवर्नमेंट की कंपनी है और ये प्रॉफिटेबल नहीं हो रही, गवर्नमेंट इसे नहीं चला पा रही, तो इसको बेच दो, इसको सेल कर दो। क्या कर दो, सेल कर दो। किनको, प्राइवेट में। क्या कर दो, सेल कर दो। एक तरीके से ये है इस पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट था फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। अब जो भी एम्प्लॉइज इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, मतलब मान लो कि मैं एक कंपनी सेल कर रहा हूं, तो इसमें जो भी एम्प्लॉइज होंगे, आपने ये भी ध्यान देना था गवर्नमेंट ने कि ये प्राइवेट सेक्टर वाले उनको निकाले नहीं, उनको जॉब में ही रखें। तो पढ़ते हैं बच्चों एक एक करके कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, इससे हमें क्या फायदा हुआ, गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड 10 to 19। बच्चों ऐसा हुआ था, एक ईयर था 1956, क्या था 1956। इस ईयर में हमने हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी, उनको 3 शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। 1956 में शेड्यूल A में 17 कंपनीज थी। कितनी कंपनीज थी, 17। जो कौन ओन करता था, मतलब ओनर कौन था इनका, गवर्नमेंट। शेड्यूल B में बच्चों 13 कंपनीज थी, इसमें गवर्नमेंट भी थी प्लस प्राइवेट सेक्टर भी, मतलब दोनों मिलके चलाते थे, और रेस्ट जितनी बन गई वो सारी थी शेड्यूल C में। तो अभी बच्चों हमारे मतलब के लिए ये है शेड्यूल A। शेड्यूल A में 1956 के पास गवर्नमेंट के अंडर कितनी कंपनीज थी, 17। लेकिन 1991 आते आते पहले तो हमने इन 17 कंपनियों को कम करके कर दिया 8। कितना कर दिया, 8। और आज प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट की कितनी कंपनियां हैं, 3। देखिए यही वो लिखा है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या हमने कम कर दी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, जो किसके लिए रिजर्व थी, गवर्नमेंट के लिए, फ्रॉम 17 to 8, 17 से कहा 8, और अब कितनी कर दी, 3। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ ए सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब आपको समझाता हूं डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है बच्चों अपनी कंपनी का बेच देना कुछ पार्ट, अपनी कंपनी का कुछ पार्ट बेच देना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब ये मान लीजिए एक गवर्नमेंट की कंपनी थी, क्योंकि हम सब गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसकी कंपनी थी, गवर्नमेंट की कंपनी थी, तो इसके ओनर 100% भी कौन होगी, गवर्नमेंट ही होगी। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड जो यूज हो रहा है हमारा, डिसइन्वेस्टमेंट जो वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब था जो ये 100% शेयर है, 100% शेयर है, जो आप आगे चल के अच्छे से समझेंगे शेयर्स क्या होता है, इसको सेल कर देना नॉर्मल पब्लिक में, इसको सेल कर देना नॉर्मल पब्लिक में। जो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। किनको शेयर करने लग दिया, पब्लिक में, मतलब प्राइवेट लोगों को।
तो गवर्नमेंट ने एक काम ये अच्छा किया कि जो कंपनीज वो चला नहीं पा रहे थे उनको क्या कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेल कर देना, एक तरीके से उसका कुछ पार्ट क्या कर देना, सेल कर देना। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ ए सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो सेलेक्टेड कंपनीज थी उनके शेयर्स को क्या कर देना, शेयर सेल कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। बच्चों ऐसा होता है ना, प्राइवेट सेक्टर जो भी कंपनीज होती हैं अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रही तो प्राइवेट के एंटरप्रेन्योर्स उस कंपनी को बंद कर देते हैं। मतलब मान लो ये मुकेश अंबानी जी हैं, इनने एक कंपनी खोली, ठीक है, ये कंपनी खोली, ये इनको प्रॉफिट नहीं दे रही तो ये क्या करेंगे ना, इसको बंद कर देंगे। 1991 से पहले गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी चला रही, अगर वो प्रॉफिट नहीं भी दे रही तब भी उसको चलाते रहती थी। अगर वो प्रॉफिट नहीं भी दे रही तब भी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको रन करते रहती थी। लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इन कंपनीज को बंद करना शुरू कर दिया जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी। तो वही लिखा है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट। सिक यूनिट मीन्स जो लॉस में है, जो कंपनीज किस में है, लॉस में है। टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, वही काम करो उन इंडस्ट्रीज के साथ जो प्राइवेट सेक्टर करता है। मतलब जो भी कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही होंगी, लॉस में चल रही, उन कंपनी को बंद कर दो। ठीक है, एज सिंपल एज। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू एमओयू। परफॉर्मेंस क्या करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए। कैसे, एमओयू। एमओयू की फुल फॉर्म आ जाती है बच्चों एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिस्टम बाय विच मैनेजमेंट आर टू बी ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी बट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ए स्पेसिफिक रिजल्ट। बोला है एमओयू, एक एमओयू आया जिसके थ्रू जो मैनेजमेंट था, जिस मैनेजमेंट आप लोग सब अवेयर हैं जो काम करता है, उसको ग्रेटर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है बच्चों पावर, ज्यादा पावर दी, लेकिन वो अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब होता है बच्चों आंसरेबल, उसे आंसरेबल हुआ फॉर अ स्पेसिफिक रिजल्ट। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो इनकी कंपनी है इसमें से पावर दे दी मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट आप सब जानते हैं जो स्कूल के सारे काम वाम करते हैं, आपने स्कूल में भी सुना होगा मैनेजमेंट। इनको पावर दे दी, क्या दे दी, पावर। देखिए एरो से क्या दे दी, पावर, पावर दे दी। लेकिन ये यार अकाउंटेबल, अकाउंटेबल को मैंने क्या बोला, आंसरेबल। ये आंसरेबल थे कि आपने इतना प्रॉफिट देना ही देना होगा, अगर इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो ये एमओयू ने एक बहुत अच्छी चीज की थी। तो बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ लिया गवर्नमेंट सेक्टर ने कैसे रूल चेंज किया। अब बच्चों हम पढ़ते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस। क्या पढ़ते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बहुत बड़ी डेफिनेशंस हैं, मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। एट सम टाइम यू मस्ट हैव कम अक्रॉस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। बच्चों जब भी ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात होगी वो कहेगा एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गलत है, लेकिन आपको पर्टिकुलर फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मतलब ऐसी कंपनी जो मोर देन वन कंट्री में बिजनेस करती हो। मतलब अगर आप बात करें रिलायंस, हमारे देश में रिलायंस कंपनी है जो टाटा ग्रुप की है। कौन से ग्रुप की है, टाटा ग्रुप की है। सर रतन टाटा इनके हेड हैं। तो ये अप्रोक्स 100 कंट्रीज में, कितने कंट्री में बिजनेस करते हैं, 100 कंट्री में बिजनेस करते हैं। तो जो भी कंपनी एक देश से ज्यादा देशों में बिजनेस करती है उसे एमएनसी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मतलब इंडिया में रिलायंस, ठीक है, टाटा ग्रुप, रिलायंस हो गया मुकेश अंबानी का, टाटा ग्रुप हो गया। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे बहुत देशों में काम करती है, उससे बोला जाता है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ऐसी बच्चों बाहर की कंट्री, बाहर दूसरे देश की कंट्री से भी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में काम करती होगी।
तो दिस इज ग्लोबल एंटरप्राइज, जहां पे ये बाउंड्री नहीं होती, हम बाहर जाके बिजनेस कर सकते हैं, बाहर वाला हमारे देश में आके बिजनेस कर सकता है। उन कंपनीज को बोला जाता है मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबल एंटरप्राइजेज, जो पूरी दुनिया में काम करती हैं, बिजनेस करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या है। अब बच्चों नेक्स्ट समझते हैं इसके फीचर्स। फीचर क्या है? फर्स्ट पॉइंट है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। बच्चों नॉर्मल सी बात है, जो भी कंपनी एक देश से दूसरे देश में बिजनेस करेगी उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, तभी लिखा है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनने के लिए अगर आपको एक बहुत बड़ी कंपनी बनना है, एमएनसी बनना है, तो आपके पास ह्यूज कैपिटल होना चाहिए, पैसे बहुत ज्यादा होने चाहिए। ये पहला फीचर था। तो समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा फंड चाहिए। फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब होता है बच्चों फॉरेन में जो भी कंपनीज हैं वो सब मिलके काम करें, मिलके एक बड़ी कंपनी बना दे। ठीक है, मान लो फॉरेन में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, एक ये कंपनी थी, एक ये कंपनी थी, अब इन दोनों ने मिलके एक बड़ी कंपनी बना दी। देखो मेरे फिगर डायग्राम है, समझो। अब इसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, कस्टमर, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो फॉरेन कोलैबोरेशन, बाहर से दो कंपनी मिलके दूसरे देश में जाके एक कंपनी खोल सकती है, इसे कहा जाता है फॉरेन कोलैबोरेशन। बच्चे जो एडवांस टेक्नोलॉजी, जो मल्टीनेशनल कंपनी होगी वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगी? एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिसे हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगी? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है सक्सेसफुल आजकल वही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन मतलब जो हमारे को प्रोडक्ट मिलते हैं, हम मार्केट में अगर कुछ भी चीज परचेज करने जाएं तो हमें प्रोडक्ट कभी किसी बॉक्स में, किसी बोतल में, डिफरेंट तरीके से मिलते हैं। ये होता है प्रोडक्ट इनोवेशन। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को जितने अच्छी तरीके से इनोवेट करेंगे, पैक करेंगे, लोग, कस्टमर उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो एमएनसी कंपनी अपने प्रोडक्ट के इनोवेशन में भी बहुत ज्यादा ध्यान देती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, जो मल्टीनेशनल कंपनी होगी बच्चों उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। वो ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएगी कि उनके प्रोडक्ट सेल हो ही जाए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी मतलब एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे देश में एक्सपेंड बढ़ते ही रहे धीरे धीरे। ये होता है मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे मैंने आपको बताया टाटा मोर देन 100 कंट्रीज में बिजनेस करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे जैसे टाटा ग्रुप है, ये 100 देशों में अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल कैसे करते हैं? तो बच्चों इन देयर होम कंट्री, हेडक्वार्टर मतलब जहां मेन होगा वो तो उन्हीं के देश में होगा जिस कंट्री से वो बिजनेसमैन बिलोंग करता है। एंड एक्सरसाइज कंट्रोल और द ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज, और अपने ही हेडक्वार्टर से सारे ब्रांचेस और सब्सिडरीज यूनिट है उन सबको कंट्रोल करता है। तो ये था ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, फटाफट रिवाइज करते हैं क्या पॉइंट थे। बहुत ज्यादा पैसा होता है मल्टीनेशनल कंपनीज के पास, फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, बहुत सारी कंपनीज मिलके बिजनेस करती हैं, कैसी टेक्नोलॉजी यूज करती हैं? एडवांस टेक्नोलॉजीज। प्रोडक्ट में इनोवेशन करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी होती हैं, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, ठीक है, मार्केट को बढ़ाते रहते हैं धीरे धीरे, और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल अपने ही देश में हेडक्वार्टर से करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों 3.6 में ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर मतलब होता है बच्चों एक से अधिक कंपनीज। ज्वाइंट वेंचर होता है एक से अधिक कंपनीज अगर मिलके, साथ में मिलके कोई वर्क करें फॉर प्रॉफिट। किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए। इसे ज्वाइंट वेंचर बोला जाता है। मतलब दो कंपनी एक साथ आ जाएं, किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट के लिए, उसे ज्वाइंट वेंचर बोल सकते हैं। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, कैसी हो सकती है? अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब होता है बच्चों दोनों का बेनिफिट, साथ में काम करने से दोनों को फायदा हो, इस बेनिफिट के लिए अगर वो साथ में आते हैं तो उसे ज्वाइंट वेंचर बोला जाता है।
दो कंपनी एक साथ मिलके काम करने को क्या बोला जाएगा? ज्वाइंट वेंचर। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट भी हो सकती है, और प्राइवेट और प्राइवेट भी हो सकती है। इसे क्या बोला जाता है? ज्वाइंट वेंचर। ठीक हो गया। अब बेनिफिट्स पढ़ते हैं। ज्वाइंट वेंचर के फायदे क्या हैं? इंक्रीज रिसोर्सेस एंड कैपेसिटी। बच्चों समझो, जैसे दो कंपनियां एक साथ आ जाएंगी, जैसे मान लीजिए ये ए कंपनी थी, ये बी कंपनी थी, अभी दोनों साथ काम करेंगे तो इसके पास भी कुछ मशीनरी बिल्डिंग वगैरह होंगे, रिसोर्सेस होंगे, और इसके पास भी रिसोर्सेस होंगे। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे, मिला देंगे, तो रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज रिसोर्सेस एंड कैपिटल। जैसी दो कंपनियां मिलेंगी, इनके पास रिसोर्सेस भी बढ़ जाएगा और कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, पैसा भी बहुत आएगा। ठीक है। जैसे फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? क्या फायदे हैं ज्वाइंट? एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जैसी दो कंपनी एक साथ काम करेंगे तो उनके पास पावर, पैसे, प्रोडक्शन सब बढ़ जाएगा, तो वो नई मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। जहां अभी तक वो अपने गुड्स को सेल नहीं कर पा रहे होंगे, वहां भी पहुंच जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अभी तक अगर सिंगल बिजनेस था तो वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो अब वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। समझ में? तो वो टेक्नोलॉजी पे भी उनकी पहुंच होगी। एक्सेस मतलब पहुंच। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इनोवेशंस। इनोवेशन मतलब आप कितनी नई स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं अपने बिजनेस में। अगर आप अकेले बिजनेस करते हो तो पैसा चाहिए इनोवेशन के लिए, चेंजेस के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। लेकिन अब दो लोग मिलके करोगे तो आप सब कुछ कर लोगे, इनोवेशन भी कर लोगे। और आजकल मार्केट ही इनोवेशन पे चलती है। किस पे चलती है? इनोवेशन। जो कंट्री जितने ज्यादा इनोवेटिव होती है, जितने ज्यादा चेंजेस, जो भी मार्केट में चेंज आते हैं उनको अडेप्ट कर लेती है, वही सक्सेसफुल होती है। तो ये ज्वाइंट वेंचर के फायदे हैं कि ये क्या कहते हैं? इनोवेटिव हो जाती है। फिर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर बच्चों दो कंपनी मिलके प्रोड्यूस करेगी, फिर उनकी मार्केट भी बढ़ गई। ठीक है, इनकी क्या हो गई? मार्केट भी बढ़ गई। अभी दो कंपनी होगी, पहले मान लो ए प्रोडक्ट सिर्फ 1000 यूनिट गुड्स सोल्ड करता था, गुड्स में कुछ भी आ गया। अब जब से, और बी 2000 यूनिट करता था, लेकिन जैसे ही दोनों ने साथ में कोलैबोरेट किया, साथ में आ गए, अब दोनों 10,000 यूनिट बनाने लग गए। तो जितना ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होगी उतनी कम कॉस्ट आती है, उतनी ही लेस कॉस्ट आती है, उतनी ही क्या? लेस कॉस्ट आती है। तो ये है पॉइंट, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन भी बढ़ गया और इन्वेस्टमेंट भी कम हुई, खर्चा भी कम हुआ। लास्ट पॉइंट बच्चों बोला है एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। इससे क्या एस्टैब्लिश्ड हो जाता है? ब्रांड नेम। दो कंपनी मिलके अगर धीरे धीरे अपने बिजनेस को अच्छा प्रोग्रेस करने लगेगी तो उनका क्या हो जाएगा? एक ब्रांड बन जाएगा, एक अच्छा नाम बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ये थर्ड चैप्टर था, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, कंप्लीट होता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।